इंडस्ट्री लैब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का 4th चैप्टर, जिसका नाम है मानचित्र। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरा पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिला, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसे स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। तो मानचित्र का उपयोग क्यों करते हैं? तो अपने देश, गांव, गृहस्थी, शहर की स्थिति जानने के लिए मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो मानचित्र क्या है? चपटी सतह पर खींची गई पैमाने जैसा चित्र को मानचित्र कहते हैं। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारे विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक हैं। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। तो एटलस कैसे बनता है? जब बहुत सारे मानचित्र को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होती है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। मानचित्र के प्रकार में भौतिक मानचित्र होता है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। तो भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि दर्शाया हो उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र क्या है देखते हैं। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तो राजनीतिक मानचित्र क्या है? वैसे मानचित्र जिसमें राज्य, नगर, शहर तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों की तथा उसकी सीमाओं को दर्शाया हो वह राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। अब आगे देखते हैं थीमेटिक मानचित्र। तो थीमेटिक मानचित्र क्या होता है इसे देखते हैं। थीमेटिक मानचित्र में कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस मानचित्र में मानचित्र को
थीमेटिक कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण होता है। तो थीमेटिक मानचित्र क्या है? जिस मानचित्र में सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि को दर्शाया गया हो वह थीमेटिक मानचित्र होते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कौन कौन? दूरी, दिशा एवं प्रतीक। कौन? दूरी, दिशा एवं प्रतीक। तो आइए सबसे पहले दूरी को देखते हैं। दूरी मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। तो यह बता रहा है कि विश्व के एक बड़े भाग को छोटे से कागज के पन्ने पर दर्शा सकते हैं, वह मानचित्र होता है। मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाने स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। तो पैमाना क्या होता है? स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का वास्तविक अनुपात। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर के स्थल 5 किलोमीटर के बराबर है। आपको रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। तो पैमाना मालूम रहेगा तो मानचित्र में किसी भी 2 स्थानों को बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जैसे कि आप भारत का मानचित्र देखेंगे तो उसमें दिया रहता है कि किसी भी भारत का मानचित्र में दिया रहेगा 10 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, या फिर 2 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर, ऐसे उसमें बताया हुआ रहता है। ये क्या है? और कुछ करके सीखिए, आगे देखते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल को 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं। मानचित्र में 5 सेंटीमीटर स्थल को 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं। इसको छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। तो छोटे पैमाने वाले मानचित्र में कम सेंटीमीटर, जैसे 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर के बराबर दर्शाते हैं। जब छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तो हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र को 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं।
बड़े पैमाने वाले मानचित्र को छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। तो ये वास्तविक है कि बड़े पैमाने में जैसे हम फ़ोन पर ही मैप को देखते हैं तो उसको जूम करके देखते हैं तो जानकारियाँ अधिक प्राप्त होती हैं। उसी तरह बड़े पैमाने वाले मानचित्र पर अधिक जानकारियाँ प्राप्त होगी। अब आगे देखते हैं। ये एक गांव का मानचित्र दिखा रहा है। जैसे कोई गांव है, उसमें ये सामुदायिक केंद्र है, ये खेत के मैदान है, ये पेड़ हैं, ये दुकानें हैं, ये कुआं है और ये रास्ता है जो ABCDEFG कुछ ऐसे नाम से। ये विकास का घर है, शीला का घर, करीमा का घर और ये पेड़ पौधे हैं। इसमें पैमाना यही होता है। इसमें पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, जो कि यहाँ दर्शाया गया है। अब हम दिशा के बारे में पढ़ेंगे। तो दिशा कितने होते हैं? दिशा 10 होते हैं। ये देखिए चित्र में बता रहा है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और ये उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और ये फिर उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व। और एक होता है आकाश और एक पाताल। लेकिन हमें इसमें पढ़ना है 8 दिशाओं के बारे में ही। तो आइए देखते हैं। दिशा अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर की दिशा को दर्शाता है। तो मानचित्र में हम देखते हैं कि ऊपर में U लिखा हुआ रहता है। ऐसे तीर का निशान देकर U लिखा हुआ रहता है, जिससे हमें मानचित्र में उत्तर दिशा का पता चलता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरे दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। प्रधान दिग्ध बिंदु जो कि वे प्रधान दिग्ध बिंदु कहलाते हैं। तो दिशा के प्रधान दिग्ध बिंदु कौन कौन से हैं? तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये दिशा के प्रधान दिग्ध बिंदु हैं। बीच के 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम हैं। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से समुदाय केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों के विद्यालय की दिशा। ये मानचित्र में आप ढूंढिए। ऊपर यहाँ मानचित्र है, ये देखिए। इसमें यह दिशा उत्तर की ओर दिखाया गया है। तो इसमें बता रहा है विकास का घर शीला से किस दिशा में है, करीमा का घर, दुकानें किस दिशा में है, कुआं किस दिशा में है। तो कुआं उत्तर है, दुकान उत्तर पश्चिम है। ऐसे ही समुदाय केंद्र उत्तर दिशा में है। ऐसे ही पता लगाना है। अब आगे देखते हैं। हम दिग्ध सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। तो दिग्ध सूचक क्या होता है? एक दिशा मापी यंत्र होता है। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई
की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। अब हम प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतीक क्या होता है। तो आइए देखते हैं। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। प्रतीक यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। तो पहला दूसरा क्या था? पहला था दिशा, पहला था पैमाना, दूसरा था दिशा और तीसरा है प्रतीक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारियाँ प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों को इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता ले सकते हैं। तो आते हैं, देखते हैं प्रतीक क्या क्या है। तो रेलवे लाइन का प्रतीक क्या होता है? बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन। तो ये बड़ी लाइन होता है रेलवे लाइन में, ये मीटर लाइन होता है और ये रेलवे स्टेशन का प्रतीक होता है। अब सड़कें में पक्की सड़कें एवं कच्ची सड़कें, तो ये प्रतीक पक्की सड़कें की हैं एवं ये डॉट डॉट वाले प्रतीक कच्ची सड़कें की होती हैं। अब सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा एवं जिला सीमा। तो ये जो सीमा है ये प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की प्रतीक है एवं ये प्रतीक जिला सीमा की है, राज्य सीमा की है एवं ये प्रतीक जिला सीमा की है। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, ये नदी है, ये कुआं का प्रतीक है, ये तालाब का प्रतीक है, ये नहर का प्रतीक है एवं ये पुल का प्रतीक है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, ये मंदिर का प्रतीक, ये गिरजाघर, ये मस्जिद का प्रतीक एवं ये छतरी का प्रतीक। पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन। पोस्ट ऑफिस को पीओ से लिखते हैं और पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस को पीटीओ से प्रतीक है इसका, और पुलिस स्टेशन का प्रतीक है पीएस। बस्ती एवं कब्रिस्तान, बस्ती का प्रतीक है लाल रंग का, ऐसे एल टाइप, या फिर ये बस्ती का प्रतीक है एवं कब्रिस्तान का प्रतीक ऐसे हैं। पेड़ एवं घास, पेड़ का प्रतीक ये है एवं घास का प्रतीक ये है। अब आगे देखते हैं। के द्वारा मानचित्रों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक क्या? सहायता के द्वारा मानचित्रों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं, जिसे आपने अभी समझा, ये रोड भाषा कहलाती है। ये देखिए, ये एक मानचित्र दिखा रहा है जो कि सुंदरपुर गांव की मानचित्र है। इसमें ये उत्तर दिशा है और देखिए ये इसका पैमाना है और इसमें यहाँ दिखा रहा है ये विद्यालय है, ये डुमरी है, ये पुलिस स्टेशन है, ये नदी है, ये मंदिर है, ये सुंदरपुर स्थान है, ये सड़कें हैं इत्यादि इसमें दर्शाना है।
इसे प्रतीक कहे, यह प्रतीक कहलाता है। तो प्रतीक क्या कहलाता है? तो यहाँ से देखिए, ये रोड प्रतीक कहलाता है। कुछ रोड प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं, जिसे हमने अभी ऊपर देखा। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठार के लिए और हरा रंग मैदान के लिए दर्शाने के लिए किया जाता है। अब हम रेखा चित्र के बारे में देखेंगे। तो रेखा चित्र देखते हैं क्या होता है। रेखा चित्र, रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है। इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। तो रेखा चित्र मानचित्र क्या होता है? जिसे कच्चे आरेख पर बनाया जाता है एवं इसे बिना पैमाने की सहायता के भी बनाया जा सकता है। अब खाका देखते हैं कि खाका क्या होता है। खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। तो खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले मानचित्र एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहते हैं। अब यह अध्याय खत्म हो गया। अब ये अभ्यास मानचित्र का घटक कौन कौन है? प्रधान दिक् बंधु, जो कि है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और ये मानचित्र के 3 घटक हैं। कौन कौन? तो पैमाना, दिशा और क्या है? कमेंट में बताइए। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? तो मानचित्र के पैमाने से क्या समझते हैं? तो दूरी को कम करने के लिए पैमाने का उपयोग किया जाता है। अब ये आप खुद कीजिए। चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए एवं चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।